बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली एपिडेमियोलॉजिकल मेथड से हवाले से है। इसमें हमारा जो ये चैप्टर है इसको हम कंपाइल करेंगे ताकि हम नेक्स्ट की तरफ मूव कर सकें। हमने बात की थी डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ के हवाले से, फिर हमने बात की थी टाइम, फिर प्लेस, फिर पर्सन, ये फिर उसके बाद हमने बाइस, फिर हमने कहा कि बाइस की टाइप्स होती हैं, मोर देन 50 टाइप्स होती हैं। फिर उसके बाद हमने कहा कि जी हमारे जो मेन जो हमारी इनको हमने टू कैटेगराइज़ किया, तो हमने कहा इंफॉर्मेशन बाइस एंड सिलेक्शन बाइस। फिर हमने कहा इंफॉर्मेशन बाइस हमारे पास इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो बाइस होगा। फिर ऑब्ज़र्वर बाइस की बात की, इंटरव्यूअर बाइस की बात की, हमने रिकॉल बाइस की बात की। उसके बाद हमने सोशल डिज़ायरेबिलिटी बाइस की बात की, रिपोर्टिंग बाइस की बात की, परफॉर्मेंस बाइस की बात कर चुके थे हम। फिर हमने डिटेक्शन बाइस में देखा और इंस्ट्रूमेंट बाइस में देखा। तो फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड कैटेगरी जो थी सिलेक्शन बाइस, उस पर हम लोगों ने बात की। फिर उसके बाद सैम्पलिंग बाइस, ये सारी बाइस की डिफरेंट टाइप्स थी। इन सब टाइप्स के बारे में हमने सारा डिस्कस किया। एलोकेशन बाइस क्या होता है, फिर हम ये देखने के बाद सिलेक्शन बाइस इन केस कंट्रोल स्टडीज़ में इसका क्या रोल था वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि हमने सिलेक्शन बाइस इन कोहर्ट स्टडी में हमारे पास क्या रोल है। केस कंट्रोल स्टडी और कोहर्ट स्टडी के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये स्टडीज़ रेट्रोस्पेक्टिव और एट्रोस्पेक्टिव होती थी। फिर उसके बाद इंट्रोस्पेक्टिव होती थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमने सिलेक्शन बाइस को रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में देखा। फिर उसके बाद हमने कन्फाउंडिंग की बात की। कन्फाउंडिंग में हमने कन्फाउंडिंग देखा, इंटरेक्शन देखा, इफ़ेक्ट ऑफ मॉडिफिकेशन देखा। जब हमने कन्फाउंडिंग का क्या कहा था कि कन्फाउंडिंग हमारे पास उसके वेरिएबल्स होते हैं आउटकम, या तो हमें जो डिज़ीज़ है वो ऑटोमेटिकली उसका आउटकम आ जाता है, या हमारे पास डिज़ीज़ जो है होती है वो उसका एक्सपोजर पे क्या इम्पेक्ट आता है, फिर उसके बाद आउटकम क्या आता है। फिर उसके बाद हमने कहा कि हमने कुछ एग्जांपल्स ली थी क्रोनिक हार्ट डिज़ीज़, कोरोनरी हार्ट डिज़ीज़ में स्मोकिंग के हवाले से हमने देखा था। उसमें हमने लंग कैंसर को देखा, डिफरेंट कुछ डिजीज़ को देखते हुए हम लोग आगे चले थे। जैसे हम थ्योरी बनाते थे, हाइपोथेसिस कायम करते थे, उस हवाले से हम इन चीज़ों को असेस कर रहे थे। आफ्टर दैट हमारे पास आ गया इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं हमारे पास कन्फाउंडिंग के। इफ़ेक्ट्स हमने देखे कि हमारे पास नेगेटिव एसोसिएशन हो सकती है, जिन्हें हम नेगेटिव कन्फाउंडिंग कहते हैं, अंडर एस्टिमेट एसोसिएशन जो होती हैं, या फिर पॉजिटिव कन्फाउंडिंग हो सकती है जो ओवर एस्टिमेट हम कर लेते हैं, या हम वो देख लेते हैं कि इन ऑब्जर्व एसोसिएशन ही कोई नहीं और हम इसे ट्रू एसोसिएशन के हवाले से देखते हैं। फिर हमने देखा कि हमारे पास जो है रियल एसोसिएशन एग्जिस्ट करती है, तो उसमें हमने देखा। फिर हमने कहा कंट्रोल फॉर कन्फाउंडिंग। कंट्रोल फॉर कन्फाउंडिंग में हमने ये हम लोगों ने मेरा ख्याल है डिस्कस कर लिया था लास्ट टाइम, लेकिन चलें हम यहाँ से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं ताकि हम आगे मूव ऑन कर सकें। मेरा ख्याल है ये रिस्ट्रिक्शन, मैचिंग, ये सारी चीज़ें हम नहीं, डिटेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग तक हमने बात की थी, इससे पीछे वाली बातें हम कर चुके हैं। कंट्रोलिंग फॉर कन्फाउंडिंग हमने देखा, तो कंट्रोलिंग फॉर कन्फाउंडिंग में हमने जो डाटा हमने कलेक्ट किया था रेलिवेंट, वो देखना है कि सफिशेंट है या नहीं है, उसको एनालाइज करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो डिज़ीज़ है उसमें को हम कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। फिर उसके बाद कंट्रोलिंग फॉर कन्फाउंडिंग एट द डिज़ाइन स्टेज, उसमें रैंडमाइजेशन था, रिस्ट्रिक्शन था, मैचिंग था। फिर डिटेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फॉर कन्फाउंडिंग एट द एनालिसिस स्टेज, यहाँ तक हम बात कर चुके थे। ठीक है जी। डिफ्रेंशिएट डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल स्टडीज़, अब आज हमने इसके बारे में बात करनी है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। डिफ्रेंशिएट डिस्क्रिप्टिव फ्रॉम एनालिटिकल स्टडी, उसमें हमने देखा कि डिफरेंसेस इन ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च।
टू वैरायटी ऑफ टूल्स हम यूज़ करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एनालिटिकल रिसर्च के हवाले से। फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है जी कि डिफरेंट एप्लीकेशंस हो सकती हैं हमारे पास डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च और प्रैक्टिकल। अच्छा जी, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बेसिकली हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी के हवाले से जो ऑब्जर्वेशंस होती थी या जो हम उसको हमारी जो हाइपोथेसिस कायम करते थे उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। एम्स टू प्रोवाइड अ comprehensive and precise description of the phenomenon under study focusing on data collection without in-depth analysis। ठीक है जी, यहाँ पे हमने ये बात की। उसके बाद एनालिटिकल रिसर्च में हम क्या देखेंगे, एनालिटिकल एनालाइज करेंगे। बेसिकली हमने जो डाटा लिया एनालाइज करेंगे, उसे इंटरप्रेट करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास उसमें क्या आउटकम आता है या क्या वेरिएबल्स होते हैं। अच्छा, अब एनालिटिकल रिसर्च का क्या कहता है कि एनालिटिकल रिसर्च गोज़ बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन बाय एनालाइजिंग। आप डिस्क्रिप्शन के पीछे जाते हैं और उससे एनालाइज करते हैं एंड इंटरप्रेटिंग phenomenon focusing on the understanding causes and influencing factors by examining relationships between variables। सेकंड नंबर पे हमारे पास आप देखते हैं कि वैरायटी ऑफ टूल्स कौन कौन से हम यूज़ करते हैं इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, एनालिटिकल रिसर्च है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम देखेंगे कि क्या हमारे पास किस तरीके से हम इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, क्या इसमें डिफरेंसेस आते हैं, कैसे कैसे हमें पता चलेगा। कहते हैं दिस मेथड रिलाइज ऑन डाटा कलेक्शन टूल्स सच एज क्वेश्चनर्स, इंटरव्यूज एंड ऑब्जर्वेशंस विच हेल्प गैदर बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। जबकि एनालिटिकल रिसर्च की बात करें तो उसमें हमारे लिए क्या होता है, इट रिक्वायर्स एडवांस्ड टूल फॉर डाटा एनालिसिस। अगर आप डाटा लेंगे तो उसे एनालिसिस कर सकेंगे। तो डाटा आप कहाँ से ले रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव से। एनालिसिस कैसे, एनालिटिकल रिसर्च में क्या कर रहे हैं, उस डाटा को एनालाइज कर रहे हैं सच एज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, एनालिटिकल सॉफ्टवेयर एंड मैथमेटिकल मॉडल्स टू इंटरप्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। फिर है जी डिफरेंट एप्लीकेशंस मसलन हम कैसे कैसे उनके रिलेशंस को या उसमें कौन कौन सी चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट रिसर्च उसमें हम देखते हैं कॉमनली यूज्ड इन सोशल एंड एजुकेशनल स्टडीज़। डिस्क्रिप्टिव जो है वो सोशल और एजुकेशनल स्टडीज़ के हवाले से बात चल रही है। Where phenomena are observed as they are without need to explain deeper relationships। एनालिटिकल रिसर्च में अगर हम देखें तो वो कहता है कि often used in study that examine relationship between variables। वहाँ पे किसके दरमियान हमारे पास रिलेशनशिप था, observed as they are without a need to explain deeper relationship। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसके वेरिएबल्स के दरमियान सच एज इकोनॉमिक एंड मेडिकल रिसर्च। हालांकि वो डाटा हम जो थे वो डाटा हम ले रहे थे एजुकेशनल या सोशल के हवाले से, तो इसमें हम जो है इन दोनों के रिलेशनशिप के हवाले से बात कर रहे हैं। वेयर रिसर्चर सीक्स टू अंडरस्टैंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द स्टडी फिनोमेना। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसको अगर हम देखें, इफ़ अ रिसर्चर वांट्स टू स्टडी अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स इन द पर्टिकुलर एरिया they may use descriptive research to describe these rates and their distribution across different age group. However, if they aim in analyze the cause of unemployment and its effect, analytical research would be more suitable for the study। अब आपको ये थोड़ी सी बात क्लियर होगी जो हम पिछले पेज पे बात कर रहे थे
कि डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल स्टडीज़ का डिफरेंस क्या होगा, ये उन्हें हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो उसमें वो कहता है कि जब हम किसी एरिया में एक रेट मालूम करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का, तो उसका जो है उसको हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के हवाले से डिस्क्राइब करते हैं, और वो डिफरेंट एज ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ होता है। और जब हम उस अनएम्प्लॉयमेंट का काज फाइंड आउट करेंगे तो हम एनालाइज करेंगे, तो हमें एनालाइज करने से हमें पता चलेगा, तब तो उसे हम एनालिटिकल रिसर्च के हवाले से देखेंगे। पीछे हमने बात की थी डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल रिसर्च की, अब हमारे पास बात है ऑब्जर्वेशनल वर्सेस इंटरवेंशनल। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जिस चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं, जहाँ पे हम जिस चीज़ को हम देख रहे होते हैं उसे ऑब्जर्वेशनल होता है। और इंटरवेंशन होता है किसी चीज़ के अंदर तब्दीली करना या उसको मॉडिफाई करना, उसमें जो इशू है उसको रिजॉल्व करना किसी ऐसे तरीके से जो सर्जिकली भी हो लेकिन नॉन इन्वेसिव हो, ठीक है, उस तरीके से हम उसे हम इंटरवेंशनल कहते हैं। आप लोगों ने नॉर्मली सुना हुआ होगा, बड़ा कॉमन सी टर्म चलती है कि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, जो ये एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी करते होते हैं। और दूसरा हमारे पास ओपन हार्ट सर्जन होता है, कार्डियोथोरेसिक सर्जन, ठीक है। तो ओपन हार्ट सर्जरीज करते होते हैं, ओपन करते हैं हम उसको। तो ये एक आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करने के लिए आपको इंटरवेंशनल के हवाले से सिर्फ उसका लफ्ज़ी मानी बताना चाह रहा था। अच्छा जी, ऑब्जर्वेशनल वर्सेस इंटरवेंशनल। द की distinction between observational and interventional studies lies in how the researchers interact with the study's participants. सॉरी, लाइन मिस कर गया हूँ, मुझे नहीं मिल रही थी। अच्छा सॉरी, हम दोबारा से शुरू करते हैं। Key distinction between observational and interventional studies lies in how the researchers interact with the study's participants. In an interventional study, researchers are trying to change something about the subject. आप सब्जेक्ट के हवाले से कुछ चीज़ बदल रहे हैं। Things like having them take an experimental drug or therapy, use a medical device, or asking them to modify their behavior in some way, these changes are referred to as an intervention. देखिए वही बात आ रही है जो मैं अभी बात कर रहा था कि हम मेडिकल इंटरवेंशन करते हैं, उसमें हम उसको बदलते हैं, जो भी हमारे पास इशू आ रहा होता है उसको हम उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट एंटर करते हैं ताकि उस बिहेवियर को हम अल्टर कर सकें। लाइक जैसे हमने एंजियोप्लास्टी में हम स्टंट एंटर करते हैं और उसके साथ हम जो हमारी आर्टरीज़ या जो हमारी कैपिलरीज ब्लॉक हुई होती है, आर्टरीज बेसिकली हमारे पास ब्लॉक होती हैं, तो उसमें हम वो जहाँ पे हमारे पास जहाँ पे ब्लॉकेज होता है उसको ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए, ताकि हमारे पास प्रेशर मेंटेन रह सके। तो उसी तरह यहाँ पे भी वो कह रहा है कि हम रिसर्चर जो है वो ट्राई करता है चेंज करने की कुछ चीज़ों को सब्जेक्ट में। थिंग्स लाइक हैविंग देम टेक एन एक्सपेरिमेंटल ड्रग, हम कोई एक्सपेरिमेंटल ड्रग दे रहे हैं या कोई थेरेपी दे रहे हैं, यूज़ अ मेडिकल डिवाइस या फिर हम कोई मेडिकल डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, आर आस्किंग देम टू मॉडिफाई देयर बिहेवियर, किसी के बिहेवियर को को अल्टर करने के लिए, चेंज करने के लिए। दीज चेंजेस आर रेफर्ड एज इंटरवेंशन, उनको हम इंटरवेंशन कहते हैं। इन एन ऑब्जर्वेशनल स्टडी, जबकि ऑब्जर्वेशनल स्टडी में रिसर्चर डू नॉट इंटरवीन इन द कोर्स ऑफ द सब्जेक्ट्स कंडीशन। ऑब्जर्वेशनल स्टडी में हम सब्जेक्ट की कंडीशन पे कोई तब्दीली नहीं ला रहे, उसको हम देख रहे हैं, जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं। द ऑब्जर्वर द सब्जेक्ट टू गैदर डाटा, तो ऑब्जर्वर में हम क्या करते हैं, डाटा गैदर करते हैं, लर्न मोर अबाउट देयर डिजीज़, उसकी डिजीज़ के बारे में मज़ीद जानते हैं। द सब्जेक्ट्स मे रिसीव अदर मेडिकल इंटरवेंशंस एज पार्ट ऑफ देयर नॉर्मल मेडिकल केयर, but they are not described anything by the researcher। तो यहाँ पे हमारे पास
रिसर्चर के हवाले से हम सब्जेक्ट से जो डाटा रिसीव करते हैं, मेडिकल इंटरवेंशन एज़ पार्ट ऑफ द नॉर्मल मेडिकल केयर, उसको हम मेडिकल केयर देते हैं। इतनी ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं करते, उसको हम उस हवाले से मेडिकल केयर दे रहे होते हैं, बट दे आर नॉट प्रिस्क्राइब्ड। लेकिन वो प्रिस्क्राइब्ड एनीथिंग बाय द रिसर्चर। रिसर्च के हवाले से हम कोई चीज़ प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे, यानी कि कोई, हमने कहा था ना कि हम इंटरवेंशन में कोई स्पेसिफिक या एक्सपेरिमेंटल ड्रग थेरेपी स्टार्ट करवा देते थे, ड्रग दे देते थे, तो हम यहाँ पे वो नहीं कर रहे। हम देख रहे हैं कि इसको, हमने जो दवाई हम लोगों ने हाइपोथेसिस कायम किया हुआ है कि इस मेडिसिन से ये ठीक हो जाएगा। आप देखें कि हमारे पास आप लोग कहेंगे कि सर कोविड के अलावा बात ही नहीं करते, नहीं ऐसा नहीं है। हमारे पास आप देखें कि जब हमारे पास डेंगू आया था तो ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आती थी कि हम पेशेंट को डेंगू में डायग्नोज कैसे करें और डेंगू का क्योर कैसे करें। तो आप लोगों ने काफ़ी सारे हाइपोथेसिस कायम हुए थे, बहुत सारी चीज़ें कायम की गई कि अच्छा जी अनार का जूस पिलाएं, फ्लूइड बढ़ाएं, तो ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। अब देखिए, आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, आप एक पेशेंट पे देख रहे हैं कि एक पेशेंट पे इन चीज़ों का इम्पेक्ट आया है, तो अब हमने फ्लूइड इंटेक बढ़ा दिया है, हमने पेशेंट का फ्लूइड इंटेक बढ़ा दिया है। क्योंकि पेशेंट हमारे पास क्या होता था, उसमें हमारे पास डेंगू के पेशेंट में हमारे पास क्या होता था कि आपकी ड्राइनेस बढ़नी शुरू हो जाती थी स्किन की, आपका प्लेटलेट काउंट अब कम हो जाता था, और आपका क्या होता था जी कि आपका ब्लीडिंग साइट बढ़ जाती थी। तो आपको फ्लूइड इनटेक बढ़ाया जाता था ताकि आपका वॉल्यूम जो है वो मेंटेन करवाया जा सके। तो उस हवाले से हमारे पास क्या होता है, या हम डेंगू में देखें तो आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कि एजोमैक्स का ये बारे में एक मशहूर हुआ था कि एजोमैक्स जी है, उससे हमारे पास डेंगू में हम ये एंटीबायोटिक दे सकते हैं, जिसका हमारे पास एजिथ्रोमाइसिन बेसिकली इसके अंदर होती है। तो एजोमैक्स के बारे में ये बड़ा कॉमन हुआ था, और आप लोगों ने देखा होगा कि तब मार्केट में शॉर्ट हो गई थी। तो वो इंटरवेंशन थी कि हम उसमें चेंज कर रहे थे। और दूसरा, अगर हम ऑब्जर्वेशनल के हवाले से देखें उसी पेशेंट में डेंगू में, तो हमने कहा कि हमने एक पेशेंट लिया है और उसको हम देख रहे हैं कि उस पर जो नॉर्मली मेडिसिन चल रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसको नेबुलाइज कर रहे थे, उसको ऑक्सीजन थेरेपी दे रहे थे, तो वो चीज़ों के साथ हम उसको असेस कर रहे हैं, उसे हम ऑब्जर्वेशनल स्टडी में कंसिडर करेंगे। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई इशू आ रहा है तो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। आगे चलें जी, आगे चलते हैं। अच्छा, more often when people talk about clinical trial, they are referring to the interventional studies. These studies help in determine if a particular intervention is safe and improves the subject's condition. Subjects must meet in order to participate. This is to increase the likelihood that the trial will provide easily interpretable data as to whether the treatment is safe or beneficial. क्लिनिकल ट्रायल में हमने देखा कि हमारे पास क्या चीज़ है, हम देख रहे हैं कि व्हेन पीपल टॉक अबाउट क्लिनिकल ट्रायल, जब हम क्लिनिकल ट्रायल की बात करेंगे तो हमने कहा कि इंटरवेंशनल स्टडीज़ में हमारे पास जो है वो रेफ़र कर रहा है क्लिनिकल ट्रायल को इंटरवेंशनल स्टडी की तरफ, कि इसको आप हाउ टू इम्प्रूव, कैसे आप इसको बेहतर कर सकते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल ड्रग दें या फिर वो थेरेपी दें। तो वो कहता है कि दीज स्टडीज़ हेल्प डिटरमाइन इफ़ अ पर्टिकुलर इंटरवेंशन इज़ सेफ एंड इम्प्रूव द सब्जेक्ट्स कंडीशन, कि हमने जो पर्टिकुलर इंटरवेंशन की है, एक मखसूस इंटरवेंशन की है, एक मखसूस दवाई दी है, उसका हमारे पास सब्जेक्ट पे क्या इम्प्रूवमेंट आई हैं, कैसी कंडीशन उससे हमें ऑब्ज़र्व करने को मिली है। उसके बाद इंटरवेंशनल स्टडीज़ जो है, स्टडीज़ ऑफन हैव प्रिसाइजली डिफाइंड इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। ये हमारे पास इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को भी डिफ़ाइन करती है।
आप कहेंगे जी इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या है, तो उसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले हम इसको ओवरऑल कंप्लीट कर लें, फिर मैं बताता हूँ। रिक्वायरमेंट्स दैट सब्जेक्ट्स मस्ट मीट इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट, कि हमारे पास जो सब्जेक्ट था वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसको उसमें जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होनी चाहिए, तब हम उसको कहेंगे। दिस इज़ टू, अभी साथ ही हम इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन कर लेते हैं कि हमारे पास एक डिज़ीज़ है, उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उसमें वो क्राइटेरिया में एंटर होते हैं, तो हम उन्हें इंक्लूजन देखेंगे कि वो हमारे पास इंक्लूड हुए हैं उसमें। और अगर वो उसमें से निकल जाते हैं, डिज़ीज़ का क्योर हमारे पास हो जाता है, तो हम उसे एक्सक्लूड कर लेंगे, तो वो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया की तरफ चले जाएंगे। This is to increase the likelihood that the trial will provide easily interpretable data as to whether the treatment is safe or beneficial. तो तब वो कहता है कि इंक्रीज़ करने से या किस चीज़ का, अगर हम ट्रायल को प्रोवाइड जो हमने किया है ईज़िली इंटरप्रेट कर सकें, तो डाटा हमारे पास जो होता है उसमें हम देखते हैं कि कितने लोग का ट्रीटमेंट हो सकता है ईज़िली, उसको हम देख सकते हैं क्लिनिकल ट्रायल में कि एक डिज़ीज़ के बारे में हमने एक स्पेसिफिक ड्रग इस्तेमाल किया और हमने देखा कि सब्जेक्ट पे उसका क्या इम्पेक्ट आया, तो उस इम्पेक्ट के हवाले से हम अब देख सकते हैं कि ये किस हद तक सेफ़ है और कितने लोगों में ये हमारे पास दिया जा सकता है। मसलन अभी आप लोग रिसेंटली अगर हम बात करें तो हमारे पास ड्यूरिंग विंटर, स्टार्टिंग विंटर पे आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स या नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हमारे पास क्या करते हैं, पेशेंट तो हम नहीं कहेंगे, हम सब्जेक्ट बोलेंगे। पेशेंट तो तब होगा जब डिज़ीज़ अक्कर हो जाएगी। नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स हमारे पास क्या करते हैं, इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीनेशन करवाते हैं, ताकि वो विंटर सीज़न में इस चीज़ से बच सकें। अब वो नंबर ऑफ़ वैक्सीन्स हमें ये कंफर्म करता है कि हाउ द एरिया विल मेक क्लियर, एक एरिया में हमारे पास कितने सारे लोग ऐसे होंगे जिनको वो डिज़ीज़ स्प्रेड हो सकती थी। अब आप उसमें बेसिकली क्लिनिकल ट्रायल में आप वो देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास उस पेशेंट के ऊपर उस मेडिसिन का कितना इम्पेक्ट है और उसके इम्पेक्ट की वजह से हम कितने लोगों को ठीक कर सकते हैं। Interventional studies also often involve a control group that receives a placebo or being a treatment that mimics the intervention being investigated, such as sugar pills. This placebo helps researchers confirm that any changes they observe are direct result of the interventional treatment. In trial, when with an open label extension, all participants are able to receive the treatment after the trial has ended, including those who were initially in the placebo group. आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि हमने एक ग्रुप लिया, कंट्रोल ग्रुप, उस पर हमने प्लेसिबो इफ़ेक्ट चेक कर रहे हैं। एक ग्रुप लिया जिसको हमने कहा शुगर वाला पेशेंट्स का, अगर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, किसी भी और से बात कर लेते हैं, हमने कहा कि जी एक, आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा, बल्कि इस प्लेसिबो को मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ कि आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा कि हमारे पास जो मिथ्स बनी हुई हैं कि पीर जी ने दम कर दिया तो हम ठीक हो जाएंगे। तो अब वो पीर जी जो दम करते हैं तो उससे बंदा ठीक हो जाता है, और दूसरा बंदा दवाई से, हालांकि वही बंदा दवाई के साथ अगर हम दूसरे बंदे को रखें और वो दवाई के साथ उसे देते रहें तो वो ठीक नहीं हो रहा। तो ये बेसिकली प्लेसिबो है। लेकिन प्लेसिबो में हाँ जो होता है मिथ नहीं होती, प्लेसिबो में ड्रग होता है। तो उसको हम कैसे करेंगे कि हमारे पास दो ग्रुप ले लेते हैं। एक हमारे पास कंट्रोल ग्रुप है जिनको हम हमारे पास पेशेंट्स हैं, एक कंट्रोल ग्रुप क्लास के, अगर हम क्लास में देखें तो हमारे पास एक
साइड पे हम रख लेते हैं कि ये हमारे पास कंट्रोल ग्रुप हो गया, नंबर ऑफ़ बॉयज़, इतने नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो हैं वो हमारे पास कंट्रोल ग्रुप में आ गए। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो दूसरे बाकी के अदर होंगे वो रैंडमली होंगे। तो उसमें हमने देखा कि कंट्रोल ग्रुप को हमने सिर्फ प्लेसिबो इफ़ेक्ट दिया, उनको हमने कहा कि हम उनको जो डायबिटिक पेशेंट्स थे उनमें हमने दिया कि उनको हमने स्वीटनर दिया, और दूसरे जो पेशेंट्स थे उनमें हम शुगर को कंट्रोल करने के लिए पिल्स दी। तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो कंट्रोल ग्रुप है, अगर हम उन्हें स्वीटनर दे रहे हैं और दूसरे जो है स्वीट पिल्स दे रहे हैं, उसके लिए आप लोगों ने ये देखा होगा सुकराल नहीं होता बेसिकली, ये हम स्वीटनर दे रहे होते हैं चाय में लोगों को, दूध में, जो हमारे पास डायबिटिक होते हैं उस हवाले से। तो उनमें आप देखेंगे कि उसमें क्या इम्पेक्ट आ रहा है। आपने एक ग्रुप को जो है वो ऑलरेडी लोग जो है सुकराल पे चल रहे हैं, क्या ये ब्रांड नेम है बेसिकली, हम ऑलरेडी उनको उस पे चल रहे हैं, स्वीटनर पे दे रहे हैं, लोग स्वीटनर ले रहे हैं। और जो कंट्रोल ग्रुप है उसमें हमने कोई चीज़ ऐड नहीं की और वैसी एक टैबलेट ऐड कर दी, टैबलेट बना ली और वो लोगों को देते रहे, तो वो उसके साथ भी वो उनकी शुगर जो है मेंटेन्ड रहने लगी। तो हमने कहा कि ये प्लेसिबो इफ़ेक्ट है। ठीक है, इसे ऑब्जर्वेशनल एंड इंटरवेंशनल वर्सेस इंटरवेंशनल में हम इसे क्लिनिकल ट्रायल में कंसिडर करते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। While interventional studies tend to receive a lot of attention, observational studies are also extremely important, especially for a disease as complex and poorly understood. जब हम कभी किसी भी इंटरवेंशनल स्टडी को डिस्कस करते हैं तो उसमें हमारे पास अटेंशन किस हवाले से होती है कि ऑब्जर्वेशनल स्टडी आर आल्सो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ये भी हमारे पास एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर अ डिजीज़ कॉम्प्लेक्स एंड पुअरली अंडरस्टूड, जो चीज़ हमारे बारे में जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी कंसिडर नहीं कर चुके। ऑब्वियसली बात है, अभी जब हमने स्टार्ट किया था तो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में हमने क्या कहा था कि हम ऑब्ज़र्व करते हैं और उसमें हम एक डिज़ीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, जबकि इंटरवेंशन में हम जो डिज़ीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे थे उसी डिज़ीज़ को हम मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, कि उसको क्योर कर रहे होते हैं किसी भी ऐसे स्पेसिफिक ड्रग थेरेपी के साथ या स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन के साथ। ठीक है, similar to an interventional study, observational studies often have careful designed inclusion and exclusion criteria. Participants in an observational study might be asked to fill out surveys, attend regular appointments with physicians, or provide biological samples to help researchers learn about their conditions. तो ये हमारे पास उस तरीके में हम कैसे हम किसी का जो है डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, तो वो हमारे पास कुछ मेथड्स थे जिनको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम रेगुलर अपॉइंटमेंट्स करवाएंगे, उसके बारे में सैम्पल कलेक्शन करवाएंगे, उसको हम उसके वाइटल्स को देखेंगे, उसको हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में एडजस्ट करेंगे, उसमें देखेंगे कि उसको इंटरवेंशनल स्टडी की ज़रूरत है नहीं है, वो फिट होता है नहीं होता, वो ऑब्जर्वेशनल स्टडी में फिट होता है नहीं होता। The data gained from observational studies can be valuable in informing the drug discovery process that identifies promising candidates to be tested in trial. तो वो डाटा जो हमने हासिल किया ऑब्जर्वेशनल स्टडी से, उसमें हम देखेंगे कि वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कितनी है किसी ड्रग की डिस्कवरी के प्रोसेस में, या आइडेंटिफाई करती है उसको हम, वो कैंडिडेट्स को हम टेस्ट करें किसी ट्रायल पर। ठीक है, स्टडी बेस Study base in epidemiology, the term study base refers to the population or group of individuals from which participants are drawn for particular epidemiological study.
ठीक है जी। इसमें हम देखते हैं, मेरा ख्याल है कि हमारे पास टाइम अप हो गया है, हमारा जूम मीटिंग का टाइम ख़त्म हो रहा है। तो अब हम स्टडी बेस को हम बाद में बात करेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो मेरे साथ डिस्कस कर सकता है, मैं आप लोगों के क्वेश्चन के लिए अवेलेबल हूँ। हालांकि मैंने इस टाइम से स्टार्ट किया था। हाँ खैर, एक आधा मिनट रह गया, चले कोई बात नहीं। अगर जो भी किसी का इशू हो वो मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।